की चाबी को हथियाने के लिए तमाम विपक्षी दल 2023 के वर्ष में एक गुट तैयार करते हैं और उस गुट का गठबंधन का नाम रखते हैं इंडिया गठबंधन। जी हाँ, एक ऐसा यूनिक नेम रखा गया जिसके आधार पर कहीं ना कहीं लोगों की जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ जुड़ने का रास्ता तय किया जाए। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में पिछले कुछ वक्त से दरारें देखने को मिली हैं, उस गठबंधन में गांठें पड़ चुकी हैं और गांठें इस कदर पड़ चुकी हैं कि अब वो खुलने का नाम नहीं लेती नजर आ रही हैं। उसी कड़ी में आज बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है, जहां देश एक तरफ गणतंत्र दिवस मना रहा है तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सियासी पलटवार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में चाहे जेडीयू के नेता हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, तमाम नेता एक दूसरे की जरूरतों के हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे थे। एक तरफ कहा जा रहा था कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं ने यह तक कहा कि एनडीए में उनके दरवाजे कभी भी बंद नहीं हुए थे। आखिरकार वो वक्त आ ही गया है जब नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से नया गठबंधन तैयार करने की जुगत में जुट चुके हैं। जी हां, यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल एनडीए गठबंधन में शामिल होने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। बीते दिनों दिल्ली में हुई मीटिंग में साफ साफ कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को इस कमान को संभालना चाहिए। इससे साफ जाहिर हो रहा था और राजनीति के गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट काफी समय पहले पहुंच चुकी थी कि जब ललन सिंह ने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अब बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है। आज देश की हकीकत हमारे खास प्रोग्राम में बात करेंगे इंडिया गठबंधन के भविष्य पर, जहां ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो क्या ऐसे में आगामी भविष्य में चुनाव लड़ने की एकजुटता पर इंडिया गठबंधन अपना काम कर पाएगा? मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अमन जी यहाँ पर इंडिया गठबंधन तैयार किया गया, संयोजक की बात हुई, तमाम जो है मीटिंग्स होती हैं, 28 दल एक मंच पर आते हैं, बीजेपी को हराने की सौगंध खाते हैं और उसके बाद एक एक कर रास्ते अलग हो जाते हैं। तो क्या ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि यहाँ से वापसी कर पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल मुझे भी जब कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन बना था, उस समय मैं एक किसी के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो नाम रखा गया है इसी से इन्होंने आधा मैदान मार लिया, यानी कि इंडिया नाम को लेकर बीजेपी जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। आपको याद होगा कि एक समय खूब ट्रेंड किया कि इंडिया की जगह भारत शब्द का यूज़ किया जाना चाहिए, और ये ठीक उस समय की बात है जब इंडिया का नाम गठबंधन का रख दिया गया था। तो देखिए, नाम रखने से ही बीजेपी के अंदर किस तरह की बेचैनी, किस तरह की बेताबी नजर आई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जब जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और जहाँ पर अपना अपना स्वार्थ होता है, वो चीज़ें ज़्यादा समय तक स्थापित कह सकते हैं कि अस्तित्व में नहीं रह सकती। कुल मिलाकर जो इंडी गठबंधन का जो आगाज़ था, जितना खूबसूरत था और जितना बेहतर लगा था, अंजाम मुझे लगता उतना ही बदतर और बदहाल में नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि एक एक करके जो गांठें हैं वो इस तरह से पड़ती चली जा रही हैं कि मन की जो आपस का जो कह सकते हैं दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। और ऐसे में जब चुनाव बहुत नज़दीक है, तमाम सारे दलों को बैठकर, लगभग 28-29 दल हैं, इनको बैठकर रणनीति बनानी चाहिए थी कि भाई किन किन सीट्स पे आप मजबूत हो, किन सीट्स पे हम कमज़ोर हैं, कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम इसको जो है बीजेपी के सामने एक बुलंद तरीके से पेश कर सकते हैं। ये रणनीति अब बनाई जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर देखें कि अपनी ढपली और अपना राग वाली स्थिति है कि ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई मैं तो चला बीजेपी के साथ। आप अगर देख लें पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया पंजाब में हम किसी को भी सीट नहीं देंगे, एक भी सीट नहीं देंगे, 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप देखें यूपी में भी कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि अखिलेश के भी अभी पत्ते नहीं खुल पाए हैं। उन्होंने
अभी तक कह सकते हैं बातचीत होने से पहले ही लखनऊ का अपना कह सकते हैं प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के रूप में जो है उनको उनके नाम का अनाउंसमेंट कर दिया, 7 सीटें आरएलडी को दे दी। तो कुल मिलाकर जो पूरा माहौल लग रहा है जो दिनेश भाई, मुझे ये लग रहा है कि पूरे का पूरा जो गठबंधन है वो अपने आप में अलग थलग पड़ गया है, अलग थलग उनकी राहें हो गई और कहीं भी कोई कह सकते हैं कि मेल आपस में नज़र नहीं आता है। और इसी की बानगी हमें जो है बिहार में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर नीतीश कुमार ने जो खेल खेला है मेरे ख्याल में वो कांग्रेस पार्टी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, आरजेडी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसकी उम्मीद शायद किसी को रही होगी चुनाव से ठीक पहले जो शख्स जिस शख्स ने ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाई कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, बीजेपी को सत्ता से हटाना है, वही शख्स बीजेपी के साथ मिलकर एक तरीके से अपनी सरकार को बचाने में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक घटनाक्रम है जो ये बताते हैं कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता जिसको ठगा नहीं जाता और जिसको जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है, 8-9 बार सीएम रह चुके हैं। फिर भी दिनेश जी आप देखिए कि अभी भी उनकी सीएम पद पर रहने की जो लालसा है चाहे वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और बीजेपी भी सामने बेबस है। बिल्कुल बिल्कुल कह रही है कि आइए आप सीएम बन जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि बड़ी स्थिति डाबाडोल है, इंडी गठबंधन की स्थिति डाबाडोल है, वहीं बिहार में आरजेडी की स्थिति अब डाबाडोल होती हुई नजर आ रही है। अमन जी, जिस तरीके से विपक्षी तमाम नेताओं पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं यानी कि जांच एजेंसियां जिनकी बात की जा रही है, जांच एजेंसियों की डर के कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये कदम उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार उस पर जो है संकट के बादल छाए हुए हैं। पिछले दिनों सीबीआई ने उनके ऊपर चार्जशीट पेश की, उससे पहले ईडी ने उन्हें नोटिस जारी किए हैं। तो कहीं ना कहीं इस जंजाल से बचने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना सेफ जोन ढूंढ रहे हैं। देखिए बिल्कुल कहा भी जाता है कि मेरे साथ चलते चलते कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। देखिए अभी सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है दिनेश जी, अगर आप देखें झारखंड की आप स्थिति देख ली, हेमंत कुमार जो सोरेन है उनके ऊपर लगातार जो स्थिति लगातार 8-9 बार समन जारी हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उनके ऊपर लगातार तलवार लटक रही है। अगर इससे अलावा बात करें कांग्रेसी तमाम सारे नेता उनके ऊपर तलवार लटक रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर अभी कुछ दिन पहले जो है, तो ऐसे कई सारे मसले। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अगर आपने लड़ी है तो इन चीज़ों से आप डरेंगे नहीं बल्कि इनका सामना करेंगे। देखिए लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम आंदोलन होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं और उसमें आप सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और आपने जो बीड़ा उठाया, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने आखिर फिर ये गठबंधन बनाया क्यों? आपने बनाया इसलिए, तो इन्होंने रखा बनाया इसीलिए कि बीजेपी को हमें उखाड़ना है। और आखिर में जब आप खुद जाकर बीजेपी गोद में जाकर बैठ जाते हो, बीजेपी बगल में जाकर बैठ जाते हो, तो आखिर इसका फिर आपने क्यों ये इनिशिएटिव लिया था, क्यों आपने ये निर्णय किया था कि हम बीजेपी को हराएंगे? तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो विकट है और बहुत असहज है। और साथ में जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ से महसूस करते हैं कि आप आखिर राजनीति किस ढंग से करना चाहते हो। कभी आप बीजेपी के साथ हो जाते हो, कभी आप आरजेडी के साथ हो जाते हो, फिर बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी, ये क्या चल रहा है? तो मेरे ख्याल से एक तरीके तमाशा कहीं ना कहीं बना दिया है जो जनता को मेरे ख्याल से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बिहार के लोगों के लिए एक तमाशा बना दिया गया है, क्योंकि उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनका यहाँ पर एक तरीके से अवहेलना की जा रही है। आखिरी सवाल रहेगा अमन जी यहाँ पर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस गठबंधन में अपनी पकड़ को ढीला कर दिया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को इस पूरी गतिविधि पर अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है इस पूरे प्लान को हाईजैक ना कर ले? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है दिनेश जी। अगर आप देखेंगे पूरा माहौल तो लगातार मीटिंग्स हुई हैं, ऐसा नहीं है। पटना के बाद बेंगलुरु में मीटिंग होती है, मुंबई में होती है, उसके बाद फिर दिल्ली में मीटिंग होती है, वर्चुअल मीटिंग होती है, तमाम सारे मीटिंग चलते हैं। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने पकड़ ढीली कर दी, आपको याद होगा नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का ऑफर हुआ, उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि नीतीश को बिल्कुल इग्नोर किया गया हो, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का जो रुख रहा है शुरुआत से हमें देखने को मिला है कि एक आध मीटिंग तो खूब एनर्जी से भरे हुए थे, लेकिन उसके बाद जैसे मीटिंग के दौर आगे बढ़े उनका जो मोरल था डाउन होता गया। अब देखिए क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है जो खड़गे जी ने भी कहा, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, कि भाई अहम जो जरूरी सवाल है वो ये है कि हम जीत कैसे दर्ज करें। पीएम को तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, हम मिल बैठ के बात कर लेंगे, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ पद की लालसा करना, मैं आपसे कह रहा था कि पद का मोह त्यागना पड़ेगा और अब पद को लेकर आप चलेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही बात है कि जो इंडी गठबंधन लगातार उसकी जो एक एक करके कड़ी अलग हो रही है, उसका नतीजा यही है कि सबके अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने हित हैं,
इसीलिए जो एक गठबंधन जो ताकतवर होना चाहिए, देखिए 8-9 प्रदेशों के सीएम अगर एक जगह खड़े होंगे तो दबाव तो बनता है। आप ये मानकर चलिए कि 8-9 सीएम अगर एक जगह पर जमा होकर रणनीति बनाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होता है, और ये बीजेपी के ऊपर नजर आने लग गया था कि भाई इंडिया गठबंधन यूं ही नहीं बना, बल्कि उनके साथ में जो 7-8 स्टेट के सीएम कह सकते हैं कि मौजूद हैं, तो जाहिर बात है दबाव बनना है। लेकिन जिस तरह से इस मौके को मैं कहूँ गवा दिया, वो अपने आप में बेहद जो इंडी गठबंधन के लिए मैं कहूँगा कि ख़राब फैसला होगा, जिन्होंने तय किया था कि एक साथ मिलकर चलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो बाजी है, ये बिना लड़े जो हारने का मैं कहूँगा कि जो देखने को मिल रहा है हमें, ये पीड़ादायक है, खासकर उनके लिए जो इस दल से बहुत उम्मीद कर रहे थे, उस लोगों के लिए जो खासकर ये देख रहे थे कि बीजेपी के सामने ये जो दल है ये डट कर सामना करेगा। लेकिन वो दल या वो गठबंधन लड़ने से पहले ही हार मान गया। तो मेरे ख्याल से इसका तो कोई कह सकते हैं विकल्प नहीं है कि आप बिना लड़े अगर हार मान जाओ, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात दुनिया में दूसरी कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक तरफ नीतीश कुमार ने न सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का एक सुनहरा मौका गंवा दिया है, बल्कि विपक्ष के रूप में एक मजबूत किले के रूप में जो देखा जा रहा था उनको, उससे भी वो अपना पैर पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बार बार नीतीश कुमार का नाम लिया, कहीं ना कहीं इस गठबंधन में सबसे सीनियर लीडर जो थे उनकी लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम फेवरेट के रूप में शामिल था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अपना चिरपरिचित अंदाज जो दल बदलने की उनकी कार्यशैली रही है, उसी को उन्होंने फॉलो किया है। और यहाँ पर आगामी 28 जनवरी को यहाँ फिर से नीतीश कुमार बिहार के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।